अभी तक आपने सुना। वाह, एक लड़की के लिए ठाकुर साहब इतना गुस्सा, इतना तिलमिलाहट। आखिर लगती क्या है वो आपकी, जिसे आप इतने हक से घर में रखे हैं। उससे शादी तो नहीं हुई है आपकी, तो किस रिश्ते से वो आपके घर में है? आखिर ऐसा भी क्या रिश्ता है ठाकुर साहब? ये सुन रूहान ने टेबल पर रखा चाकू उठाया और सारा की तरफ गुस्से में लेकर बढ़ा। ये देख सारा डर से पीछे हटने लगी। रूहान ने उस चाकू से जोर से उस पर वार किया। तो सारा की चीख निकल गई। मिस्टर खान तो डर से कांप गए और उनके साथ वो सारे गार्ड्स भी। अब आ गए। रूहान ने गुस्से में आकर सारा पर चाकू चला दिया, पर वो जाकर सारा के चेहरे के पास पिलर पर लगा, जिसे देखकर सब डर के कांप रहे थे। सारा की हालत भी खराब थी। उसने जब देखा कि चाकू पिलर पर लगा है तो उसकी जान में जान आई। रूहान चाकू निकाल उसकी गर्दन पर लगाते हुए उसके चेहरे के पास आकर गुस्से में बोला, अगली बार जबान से फालतू बकवास ना निकले, वरना दोबारा ये चाकू का निशाना चूकेगा नहीं। और हाँ, मुझे ठाकुर साहब बोलने का हक सिर्फ हमारी रूहानी को है। उसके अलावा मैं सब के लिए मिस्टर सिंह हूँ। अपनी औकात, अपनी तहजीब मत भूलना और मुझे मेरे शब्दों को याद रखना। दोबारा उसकी तरफ देखा या उससे एक खरोंच देने के बारे में भी सोचा तो मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। ये रूहान सिंह ठाकुर का वादा है। ये पहली और आखिरी गलती है, इसलिए सिर्फ वार्न कर रहा हूँ, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ता। और तुमने पूछा है ना क्या रिश्ता है, तो बस इतना समझ लो, जो एक सांस का धड़कन से होता है वही मेरा उस लड़की से। अब दोबारा मत सोचना कुछ। ये बोल वो सारा की गर्दन से चाकू हटा के उंगलियों पर नचाते हुए बाहर आया और कार में बैठ के वहाँ से निकल गया। सारा उसके जाने के बाद पूरी तरह कांप रही थी। उसके पापा की तो हालत ख़राब थी। वो बस इसलिए शांत थे क्योंकि उनकी बेटी ठीक थी और दूसरा रूहान ने उनकी बेटी की पहली गलती को माफ़ करके गया था। सारा अपने कमरे में चली गई। इधर रूहान जब हॉस्पिटल पहुंचा तो रूहानी को होश आ गया था। जब उसने रूम में आकर देखा तो रूहानी सेब लेकर उसे बिना कट किए खाई जा रही थी। उसे देखते ही रूहानी ने कहा, आप आ गए? हमें लगा आप तो भाग गए मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के। फिर मुझे नील ने बताया कि आप गुस्से में गए हैं। तब मैंने सोचा कि इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया। फिर आप मुझे ऐसे क्यों छोड़ के गए? पता है, कब से सोचते सोचते मुझे भूख लग गई थी। मैंने 4 सेब खा गई। जब एक और मांगा तो नर्स ने कहा ख़त्म हो गया है, संतरा बचा है, खा लो। अब आप बताओ ठाकुर साहब, जब पेशेंट को सेब खाना है तो उसे वही देना चाहिए। आखिर पेशेंट की बात मानोगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा ना। पर नहीं, यह हॉस्पिटल वाले बहुत ख़राब हैं, इसे बस। वो बोल ही रही थी कि रूहान ने उसके पास आकर उसका मुंह फिर से एक बार अपने हाथों से बंद कर दिया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए सबको हाथ के इशारे से बाहर जाने को कहा। उसके इशारे को देख नील सबको बाहर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके जाने के बाद रूहान ने रूहानी की आंखों में देखते हुए कहा, आपको पता है आप बहुत बोलती हैं। आपके ये जो होठ है ना, इन्हें कभी कभी मन करता है बंद कर दूं हमेशा के लिए। उसके ऐसा कहने पर रूहानी ने अपनी आंखें बड़ी कर डरते हुए उसे कहा, अब हम घर चल रहे हैं और कल सुबह वापस से महल। आपको अब भाभी के पास वापस जाना चाहिए और कोई जिद नहीं अब। ये बोल उसने रूहानी के होठों से अपना हाथ हटाया और उसके बिखरे बालों को ठीक कर उसके ऊपर से चादर हटा के उसे उसकी शॉल ओढ़ाई और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रूहानी उसके ऐसे उसे बाहों में लेने पर कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप एक हाथ में सेब लिए बच्चों की तरह उसकी गोद में सिमट गई। रूहान उसे लेकर बाहर निकला तो सब उसे देख रहे थे। नील उसके आगे चलने लगा। गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट करते हुए आगे उसके साथ चलने लगी। रूहानी रूहान के चेहरे को देख रही थी। बहुत शांत था उसका चेहरा। रूहान उसे गाड़ी में बैठाया, उसकी शॉल ठेक करी और दरवाज़ा बंद कर दूसरी तरफ से आकर बैठ गया। सारी गाड़ियाँ बंगले के लिए निकल गईं। कुछ देर में सब घर पहुंची तो जब रूहानी को वापस से बाहों में उठाने लगा तो रूहानी ने उसे हाथ दिखाते हुए कहा, ठाकुर साहब हम ठीक हैं, खुद चल लेंगे, आप परेशान ना हो। उसके ये कहने पर भी रूहान नहीं माना और उसे गोद में उठा लिया। रूहानी ने उससे कहना चाहा तो रूहान ने उसे घूर के देखा तो वो खामोश हो गई। वो उसे लेकर अंदर आ गया। नौकर से गर्म हल्दी वाला दूध लाने को कहा और रूहानी को लेकर उसके कमरे में आ गया। उसे बिस्तर पर लेटा के उसे रेस्ट करने का बोल के वो नीचे चला आया। जब वो कमरे में आया तो उसने दरवाज़ा बंद कर उसे पीठ लगा के आंखों को बंद कर खड़ा हो गया। उसने कुछ वक्त
बाद आंखों को खोला और अपने कपड़े चेंज करते हुए सारा की बात याद करने लगा। वो बात भी जो सारा से उसने गुस्से में कहा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा कहा क्यों था। उसने अपने कपड़े चेंज किया और अपना सारा सामान उठा के स्टडी रूम में चला गया। रात का वक्त, रूहानी का कमरा। रात में बादल घिर आए थे, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रूहानी खाना खा के अपने कमरे में बैठी बुक पढ़ रही थी। तभी उसके कमरे में एक नौकरानी दूध लेकर आई। वो दूध रख के जाने लगी तो रूहानी ने उससे पूछा, क्या ठाकुर साहब ने खाना खा लिया आप? नहीं मालकिन, वो अभी नहीं खाए हैं। अच्छा, एक काम करो, उनका खाना निकालो, हम आते हैं। उसके कहने पर नौकरानी नीचे खाना निकालने चली गई। रूहानी ने उसके जाने के बाद वक्त देखा तो 10 बज रहे थे। उसने कंबल हटाया और बिस्तर से नीचे उतर गई। उसने अपनी मोजड़ी पहनी, शॉल ली और अपने बैग से उस गिफ्ट को जो उसने रैप कराया था वो लेकर वो नीचे आई और खाने की थाली लेकर रूहान के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने रूहान के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया पर कोई आवाज़ नहीं आई तो सीधा दरवाज़ा खोल अंदर चली आई। उसने देखा डिम लाइट ऑन थी, खिड़कियाँ खुली थीं पर वहाँ कहीं भी रूहान नहीं था। उसने थाली टेबल पर रख दी और वो गिफ्ट भी। अंदर आकर उसने इधर उधर देखा पर उसे रूहान कहीं नहीं दिखा। उसने देखा रूहान के कमरे में एक दरवाज़ा था जो हल्का सा हिल रहा था हवा के कारण। उसने जाकर जब उसे खोला तो वो बाहर बगीचे की तरफ खुलता था। सामने बहुत खूबसूरत बगीचा था, हर तरफ फूल थे। एक झूला था पेड़ से बंधा हुआ। रूहानी को बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। उसने खुद से कहा, बताओ, दिल नहीं है पर इतना खूबसूरत नज़ारा अपने कमरे के पास रखा है ताकि जब चाहे देख सके। बड़े छुपे रुस्तम निकले आप तो ठाकुर साहब। ये बोलती हो वहीं दरवाजे पर बनी सीढ़ियों पर बैठ गई। वो वहाँ बैठी ठंडी हवाओं को, आसमान पर घिर आए काले बादलों को देखकर महसूस करने लगी। वो वहाँ बैठी ही थी कि तभी रूहान कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर अंदर चला आया। उसने महसूस किया कि उसका कमरा काफ़ी ठंडा था। उसने देखा कि बाहर की तरफ वाला दरवाज़ा खुला था और रूहानी वहीं बाहर बैठी थी। वो उसके पीछे खड़ा होते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जानती हैं ना, इस तरह किसी के कमरे में नहीं आना चाहिए। रूहानी ने उसकी आवाज़ सुन पीछे मुड़ के देखा और उससे बोले, सॉरी, आपको खाना देने आई थी पर आप थे नहीं। और फिर ये दरवाज़ा दिखा, हमने खोल के देखा तो बहुत खूबसूरत नज़ारा था और फिर हम यहीं बैठ गए। आपका खाना वहाँ टेबल पर रखा है, खा लें आप। ये बोल वो उठ खड़ी हुई। रूहान ने टेबल पर नज़र डाली तो देखा खाने की थाली के पास एक गिफ्ट रखा था। उसने उसे उठाते हुए रूहानी से कहा, ये क्या है? ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। अब आप ये पूछेंगे कि किस लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए है क्योंकि एक तो आपने मुझे यहाँ लेकर आए, मेरा काम कराए, मेरी बातें सुनी और मुझे बिना कुछ कहे, बिना डांटे आपने मेरी जिद मानी। तो थैंक यू ठाकुर साहब। वैसे खोल के देखें, आपको पसंद आएगा। ये बोल वो उसके सामने खड़ी हो गई। रूहान ने उसके कहने पर गिफ्ट को खोल के देखा तो उसमें वही सिल्वर ब्रेसलेट था जो रूहानी ने खरीदा था। रूहान उसे देखते हुए बस मुस्कुरा दिया। रूहानी ने उसके हाथ से ब्रेसलेट लेकर उसे पहनाते हुए कहा, हमें पता है आप महादेव जी को बहुत मानते हैं, इसलिए सोचा कुछ ऐसा दिया जाए जो आपके दिल के पास रहे। तो हमने ये देखा और हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे आप पर सूट भी करता है। आप हैं भी महादेव जी की तरह, कब खुश रहते हैं कब नहीं पता ही नहीं चलता। आपके गुस्से से एक वक्त लगता है अभी आप पूरी दुनिया को जला के राख कर देंगे और एक वक्त में भोलेनाथ हो जाते हैं। रूहानी अपने ही मन में बोले जा रही थी। रूहान उसे देखे जा रहा था। रूहानी ने उसे ब्रेसलेट पहनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ अच्छा लग रहा है। रूहान ने अपने हाथ में पहने उस ब्रेसलेट को देखा और उससे बोला, आपको कैसे पता कि मैं महादेव को मानता हूँ? क्योंकि मैं तो मंदिर या किसी पूजा में नहीं गया आपके सामने, क्योंकि आप इलाहाबाद में रहना पसंद करते हैं। वो जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर महादेव को सब मानते हैं, तो आप वहाँ उनकी नगरी में रहते हुए भी उनसे दूर रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जहाँ तक रही मंदिर में जाने की, पूजा में रहने की, तो ज़रूरी नहीं ठाकुर साहब कि हम दिखावा करें, तभी हम धार्मिक कहलाते हैं। श्रद्धा मन में होती है। वैसे आप खाना खा लें, ठंडा हो गया होगा अब तक तो। बोलो तो मैं गरम कर दूँ? रूहानी के बोलने पर रूहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, आज ना जाने क्यों मुझे आपको उस हालत में देखकर बहुत गुस्सा आया। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मैं बहुत डर गया था आपको उस हालत में देखकर। रूहानी ने जब सुना तो वो थोड़ा अजीब सा महसूस करने लगी। उसने रूहान को बिना देखे कहा, आप खाना खा लेना, मैं जाती हूँ।
रात बहुत हो गई। ये बोल वो जाने लगी तो रूहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। रूहानी आज उसके पास आने से घबरा रही थी, अजीब सा महसूस कर रही थी। रूहान उसे अपने पास लाते हुए बोला, आपको चोट लगी तो ना जाने आज मुझे क्या हुआ, आज जैसे मेरी सांस अटक गई। ये कहती हुई रूहान ने अपने गालों को उसके गालों से छू लिया और उसके कानों के पास आकर कहने लगा। एक वक्त के लिए लगा जैसे जान निकल गई हो। आज पहली बार रूहान सिंह ठाकुर के सीने में ऐसा एहसास हुआ। मैं आपको जैसे खोना नहीं चाहता था। बहुत गुस्सा था, मैं कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। पर जब वापस आया और आपको सही सलामत वापस से बोलता देखा, हंसते हुए देखा, बच्चों की तरह गुस्सा करते हुए देखा, तो ना जाने क्यों मेरा गुस्सा शांत हो गया। ऐसा क्यों था रूहानी, क्या था ये, मुझे समझ नहीं आया। ये बोल वो उसके चेहरे को पकड़ के उसकी आंखों में देखने लगा। रूहानी हैरानी से, घबराहट से, परेशान सी उसे देख रही थी। आज रूहान की बातों से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आज रूहान का पास आना उसे एक अलग एहसास दे रहा था। आज रूहान की छुअन से उसे अंदर तक समेट रही थी। रूहान ने रूहानी के चेहरे पर तेज हवा से आ रहे बालों को हटा के उसके काँप रहे होठों को अपनी उंगलियों से छुआ। उसकी ऐसी छुअन से रूहानी अंदर तक सिहर गई। उसने रिहान को ऐसे पास आते देखा तो घबरा गई। उसकी धड़कन बहुत तेज होती जा रही थी। उसने रूहान को धक्का दिया और उसके रूम से भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। रूहान उसे जाते हुए देखकर बोला, आपने बदल दिया है बहुत कुछ, और मेरा दिल इसे रोकना नहीं चाहता है। मुझे नहीं पता ये क्या है जो तुम्हारे रहने पर अच्छा लगने लगा है। ये बोल रूहान ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और आकर बिस्तर पर बैठ के अपने हाथ में पहना ब्रेसलेट देखने लगा। इधर रूहानी अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर अपने बिस्तर पर आकर लेटकर अपने मुंह को उसमें छुपा के उसने खुद को अपने में समेट लिया और रूहान की छुअन को अपने बदन पर, अपने होठों पर, उसकी उंगलियों की छुअन को महसूस कर सिमटती जा रही थी। उसने अपना चेहरा लेते हुए ऊपर किया और खुद से बोली, मुझे आपसे दूर रहना होगा ठाकुर साहब। आपका ये एहसास मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं आज पहली बार ये एहसास समझ नहीं पा रही हूँ। क्या है ये जो मैंने आपकी आंखों में देखा, वो क्या था, क्या था वो ठाकुर साहब। मैं बस कल किसी भी तरफ से यहाँ से दीदी के पास जाना चाहती हूँ। ये बोल वो आंख बंद करके लेट गई और ना जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह का वक्त, रूहान का घर। रूहान रेडी था जाने को आज राजस्थान। उसने नील से प्लेन को रेडी करने को कहा था, पर उसमें कुछ खराबी थी तो उन्हें बाय रोड जाना पड़ रहा था। रूहानी अपना सारा सामान लेकर नीचे आई, पर उसने रूहान की तरफ नहीं देखा था, लेकिन रूहान की नज़र उस पर ही थी। रूहान उसके साथ चल के बाहर आया। एक नौकर ने दरवाज़ा खोला तो रूहान बैठ गया, पर रूहानी दूसरी गाड़ी में जाकर बैठी। ये देखकर रूहान को थोड़ा गुस्सा आया, पर वो शांत रहा। सारी गाड़ियाँ राजस्थान के लिए निकल गई। रूहान और रूहानी दोनों के दिल में कुछ चल रहा था, पर दोनों ही अनजान थे इस बात से कि मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी। शाम के करीब 4 बजे दोनों वापस से महल के सामने थे। रूहानी ने अपना सामान लिया और अंदर चली गई बिना रूहान से कुछ कहे। रूहान को गुस्सा तो आ ही रही थी, पर वो अभी तक उसे कंट्रोल कर रहा था। रूहानी जब अंदर गई तो रूपा ने उसे देखकर कहा, अरे रूहू दीदी, आप आ गई। उसके कहने पर साक्षी जी, रानी, सुनंदा और केसर ने उसकी तरफ देखा। बड़े ठाकुर, सोहम, आदित्य और बाकी लोग भी घर पर नहीं थे। रूहानी के आने का सुन सलोनी भी कमरे से बाहर आ गई। सलोनी उसे देखते हुए बोली, लाडो आप आ गई, कितना दिन हो गया था आपको देखे, आप ठीक है ना? और ये सर पर चोट कैसे, ये कैसे लगी? ये कहते हुए उसने उसके माथे पर हाथ फेरा। अरे कुछ नहीं दीदी, आपको पता है ना कि मैं गिरती रही रहती हूँ, बस गिर गई थी और लग गई। पर आप परेशान मत हो, सब ठीक है, छोटी सी चोट है। आप ये बताओ, आप और बेबी ठीक है ना? ये कहते हुए उसने उसके पेट पर हल्के से हाथ फेरा। इस पर सलोनी थोड़ा शर्मा गई। तभी साक्षी जी और रानी भी उसके पास आ गईं। वो उन दोनों से मिल ही रही थी कि रूहान भी अंदर आ गया। केसर ने रूहान को देखते हुए कहा, कमाल है रूहानी, मतलब तुम गई अकेली थी पर आ किसी के साथ रही हो। वैसे लगता है रास्ते में दोनों मिल गए होंगे। सफ़र अच्छा तो रहा ना आप दोनों का? केसर के कहने पर रूहान ने उसकी बात का जवाब दिया, अच्छा तो था, पर किसी का बेकार चेहरा देखकर सारा मन खराब हो गया। अच्छा होता कि कुछ लोग यहाँ होते ही नहीं। ये बोल वो साक्षी जी के गले लग गया। साक्षी जी ने उसे गले लगाते हुए पूछा, ठीक हो ना आप? हाँ शायद,
अच्छा हम आते हैं, ये बोल वो अपने घर की तरफ चला गया। पर जाते वक्त उसकी नज़र रूहानी पर थी, लेकिन रूहानी ने अपनी नज़रें नीचे कर रखी थी। रूहानी सबके साथ बातें करने लगी, पर सबके लिए लाए तोहफों को देने लगी। सबको तोहफे बहुत पसंद आए। फिर रूहानी अपने कमरे में चली गई। रात का वक्त महल। रूहानी बैठी सलोनी के रूम में बातें कर रही थी। तभी आदित्य भी आ गया। उसने रूहानी को देखा तो उससे बोला, ओहो, तो हमारी लाडो लौट आई उस बब्बर शेर के चंगुल से सही सलामत। कैसा रहा दिल्ली का सफ़र? उसके ये पूछने पर रूहानी को बीती रात की बातें याद आ गई। उसे फिर से रूहान का पास आना, उसके कहे शब्द और उसकी छुअन महसूस होने लगी, याद आने लगी। आदित्य ने उसे खोए हुए देखा तो उसके चेहरे के सामने हाथ करते हुए कहा, ओ लाडो, कहाँ खो गई? लगता है दिल्ली का सफ़र काफ़ी ज़बरदस्त था। वैसे हमारे लिए कुछ लाई आप या नहीं? लाएंगे क्यों नहीं, आपके लिए भी लाए हैं। ये बोलते हुए उसने उसके लिए वॉच उसे दे दी, जिसे देखकर आदित्य ने कहा, वाह, ये बहुत अच्छी है, शुक्रिया इसके लिए। वैसे एक बात बतानी थी आप लोगों को, कल हम सब पूजा के लिए भैरव मंदिर जा रहे हैं। अगली सुबह ही आ पाएंगे क्योंकि 4 दिन बाद महापूजा है, तो कल जाना ज़रूरी है। सलोनी, आपके साथ रूपा और रूहानी यहीं रहेंगे क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, तो इसलिए आप नहीं जा रही हैं। कल सुबह ही हमें निकल जाना है, तो सुबह जल्दी उठा देना। ये बोल वो कपड़े बदल ले वॉशरूम में चला गया। रूहानी ने सलोनी से कहा, दीदी मैं भी कमरे में चलती हूँ अपने, आप आराम कर। ये बोल वो चली गई। जब वो अपने कमरे में आई तो अंधेरा था, लाइट नहीं जल रही थी। उसने आकर गेट बंद किया और जैसे पलटी लाइट जलाने के लिए तो लाइट अपने आप जल गई। ये देखकर उसने सामने देखा तो रूहान उसके बिस्तर के पास खड़ा था। उसे देखकर रूहानी ने कहा, आप यहाँ इस वक्त? आप जाएं यहाँ से। रूहान उसके पास आते हुए कहा, सुबह से आप मुझसे दूर हैं, मुझे देख नहीं रही हैं, बात नहीं कर रही हैं। पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों है? क्या हुआ है ऐसा? ये कहते हुए वो उसके पास पड़ रहा था। रूहानी ने अपने पैर पीछे करते हुए कहा, आप जाएं, रात बहुत हो चुकी है। इस वक्त आपका मेरे कमरे में आना ठीक बात नहीं है। किसी ने देखा तो फिर से बवाल होगा, जो मैं नहीं चाहती। उसके ऐसे बोलने पर रूहान ने उसके पास आकर उसे अपने पास खींच लिया। उसका एक हाथ रूहानी की कमर पर था। उसकी नज़रें रूहानी के पास परेशान, घबरा रहे चेहरे पर थीं। रूहानी खुद को उससे दूर करने के लिए कोशिश करने लगी, पर रूहान की पकड़ रूहानी के कमर पर कसती जा रही थी। हार के रूहानी ने उससे भरी नज़रों से देखा, क्या चाहते हैं आप? आप मुझसे दूर ना जाएं, बात करें जैसे पहले करती थी। दूर गई तो मेरा गुस्सा झेलना होगा। मुझे इग्नोर मत करना, वरना मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगा। मुझे आदत सी हो गई है आपके बकबक की, आपकी उटपटांग हरकतों की, और आपकी भी। तो मेरी नज़रों के सामने रहो। ये बोलते हुए रूहान ने उसकी आंखों से झलक आए आंसुओं को साफ किया। रूहानी ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों चाहते हैं आप ये? रूहान ने उसके चेहरे को पकड़ के अपने पास लाकर उसके चेहरे को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए बोला, मुझे नहीं पता, पर मेरा दिल चाहता है। मैं उसकी बात अनसुनी नहीं कर पा रहा हूँ। आप सामने रहें, बस यही चाहता हूँ। ये बोल उसने उसे छोड़ा और कमरे से निकल के बाहर चला गया। रूहानी ने उसके जाते ही दरवाज़ा बंद कर उससे पीठ लगा के खड़ी होकर बोली, क्या हो रहा है ये कान्हा जी? क्या है ये? क्यों इनके पास आने से मुझे एक अजीब एहसास हो रहा है। नहीं, मुझे नहीं रहना है इनके पास। ये बोलते हुए उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। इधर केसर ने रूहान को रूहानी के कमरे से निकलते हुए देख लिया था, और उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कह पाना अभी मुश्किल था। सुबह के 4 बजे महल। सब लोग तैयार होकर सुबह की मंदिर के लिए निकल रहे थे। आज सुबह से काले बादल थे और उनके साथ रह रहकर बूंदाबांदी भी हुए जा रही थी। बड़े ठाकुर सबके साथ मंदिर के लिए निकल रहे थे। उनके साथ कुछ नौकर भी जा रहे थे। आदित्य ने रूहानी और रूपा को समझाते हुए कहा, आप दोनों सलोनी का ख्याल रखना और अपना भी। ये बोल वो सलोनी की तरफ देखने लगा जो सोफे पर बैठी थी। सब बाहर निकल के आए, पर सलोनी कहीं अंदर बैठी रही। उसे ज़्यादा चलने में आज प्रॉब्लम आ रही थी। उसने किसी को बताया नहीं था। सबके साथ रूहानी रूपा बाहर आ गए। साची जी रूहानी के पास आते हुए बोली, रूहू, उस खड़ूस का ख्याल रखना और देखना कुछ चाहिए तो भिजवा देना किसी नौकर से। ये बोल वो उसके चेहरे पर हाथ फेर के मुस्कुरा दी। साची जी बड़े ठाकुर के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गईं। सबकी गाड़ियाँ एक एक कर महल से चली गईं। उन सब के जाने के बाद वो दोनों अंदर आ गई। देखा सलोनी बैठी अपने पैर दबा रही थी। रूहानी ने उसे देखकर कहा, दीदी आपके पैर में दर्द है क्या? हाँ, आज पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। ये कहते हुए वो अपने पैर को एक हाथ से दबा रही थी। रूहानी ने रूपा से कहा, जा रूपा, जाकर तेल ले आए।
दीदी की मालिश कर दूं। लगता है जितने दिन मैं नहीं थी उतने दिन दीदी ने किसी से मालिश भी नहीं कराई है। क्यों दीदी, सही बोल रही हूँ ना मैं? इस पर सलोनी चुप रही, पर रूपा ने जाते हुए कहा, सही बोल रही हो आप रूहू दीदी। भाभी ने आपके ना रहने का बहुत फ़ायदा उठाया है। ये किसी की नहीं सुनती थी, यहाँ तक कि भैया की भी नहीं। ये सुनते ही रूहानी ने कमर पर हाथ रखकर सलोनी को घूरते हुए देखकर कहा, दीदी ये क्या सुन रहे हैं हम? बोला था ना लापरवाही मत करना, फिर क्यों किया आपने ये सब? अब चलें, चल कर पहले मालिश करवाएं और फिर सो जाइए। वैसे भी 4:15 हो रहे हैं, इस वक्त क्या करोगी उठ के? ये बोल रूहानी सलोनी को सहारा देकर उठा के कमरे में ले गई। रूपा भी वहीं चली आई थी। रूहानी सलोनी के पैरों की मालिश की। उसने देखा सलोनी को आराम हो गया था, जिसकी वजह से वो सो गई थी। रूहानी ने रूपा को वहीं रहने को बोलकर वो अपने कमरे में चली आई। सुबह के 8 बजे महल। सलोनी जब सो के उठी तो उसने देखा कि सूरज निकल आया था। वो कमरे से निकल के बाहर आई तो देखा पूजा हो चुकी थी और रूहानी रूपा दोनों ही बैठ के बातें कर रहे थे। सलोनी को देख रूहानी ने कहा, आप उठ गई दीदी, चलो बैठ जाओ, मैं नाश्ता मंगवा देती हूँ। रूहानी सलोनी को लेकर आई और सोफे पर बैठा दी और रूपा नाश्ता लेने चली गई। तो सलोनी ने कहा, सुनो रूपा, जाकर रूहान भैया को बुला लाओ पहले, वो यहीं नाश्ता कर लें। ये सुन रूपा ने कहा, ना बाबा, हम सुबह सुबह नहीं जाने वाले, किसी और को भेज दो। ये बोल वो चली गई। सलोनी ने जब ये सुना तो रूहानी से बोली, जा रूहू तू चली जा। उसकी बात सुन रूहानी चली गई। जब रूहानी रूहान के घर पहुंची तो उसने देखा रूहान कुछ खोज रहा था। उसने उसे देखते हुए कहा, ठाकुर साहब, दीदी ने आपको बुलाया है, चलें। रूहान ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, आप चलें, हम आते हैं। ये बोल वो वापस से कुछ खोजने लगा। रूहानी उसे मुंह बनाए खोजते हुए देख रही थी। उसने खुद से बोला, खोज तो ऐसे रहे हैं जैसे इनका कोहिनूर चोरी हो गया हो। उसने रूहान की तरफ देखकर कहा, ठाकुर साहब, आप कुछ खोज रहे हैं क्या? हाँ, वो सुई धागे का डिब्बा, ये कहते हुए खोजे जा रहा था। क्यों, किसे सिलना है? उसके ऐसे बोलने पर रूहान उसे देखने लगा। ये देख रूहानी ने बात को पलटते हुए कहा, मेरा मतलब था क्या सिलना है? मेरे शर्ट के बटन टूट गई है और कोई शर्ट प्रेस भी नहीं है कि पहन सकूं। रूहानी ने कहा, आप हटो, मैं देखती हूँ। ये बोल वो खोजने लगी। रूहान अपनी फाइल्स देखने लगा। रूहानी ने खोज की सिलाई का बॉक्स उसके पास लेकर आई और उसे देते हुए कहा, लीजिए। रूहानी सिलाई के डिब्बे को उठा के उसमें से सुई धागा निकाल के बटन लगाने के लिए जैसे बटन उठाया वैसे ही उसके फ़ोन पर कॉल आने लगा। उसने एक हाथ से उठा के फ़ोन कान पे लगा लिया और कंधे से अटका के सिलाई करने की कोशिश करने लगा। रूहानी ने जब देखा कि रूहान परेशान हो रहा है तो उसने आगे बढ़ के उसके हाथ से सुई धागा ले लिया। रूहान ने जब देखा तो उसने आंखों से इशारा कर शांत खड़े रहने को कहा। रूहान एक हाथ से फ़ोन कान पर लगाए बातें करे जा रहा था, पर उसका ध्यान रूहानी पर था जो उसके बहुत पास खड़ी थी। रूहानी बटन टाँक रही थी। उसके ऐसे पास होने पर रूहान का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। रूहानी ने जब धागा काटने के लिए उसके सीने पर चेहरे को झुकाया और धागा तोड़ने लगी तो उसकी सांसें उसे बेचैन करने लगी। रूहानी ने धागा तोड़ा और उससे बोली, लो हो गया, अब आप जल्दी करें, दीदी ने कुछ खाया नहीं है, आपका इंतज़ार कर रही हैं, आओगे तो खाएंगी, जल्दी चलें। ये बोल वो जाने लगी। उसके जाने के बाद रूहान ने बात करके फ़ोन रखा और कमरे में आकर शीशे में देखते हुए बटन लगाया और कोट पहनते हुए रूहानी के बारे में सोचने लगा। कुछ देर में वो महल आया तो सलोनी बैठी उसका ही इंतज़ार कर रही थी। उसे देखते हुए रूहान ने कहा, भाभी आप बैठी क्यों हैं, नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? सलोनी से बोलने से पहले ही रूहानी ने कहा, वो आपका इंतज़ार कर रही थी कि उनके प्यारे देवर जी आएंगे और वो फिर खाएंगे, पर उनके देवर को तो उनकी चिंता ही नहीं है। ये बोलो नाश्ते की ट्रे को उनके सबके सामने टेबल पर रख दी। रूहान उसके ऐसे कहने पर उसे घूर के देख रहा था। सलोनी ने नाश्ते की प्लेट देते हुए कहा, इसकी बातें छोड़ो आप भैया, ये तो बावली है, कुछ भी बोलती है। ये सुनते ही रूहानी ने मुंह खोल आंखें बड़ी करते हुए कहा, मैं बावली हूँ तो आपका देवर क्या है? पता है आपको दीदी, जब दिल्ली गई थी मैं, तब मैं इनके ऑफिस गई एक दिन। पता है साहबजादे की केबिन में एक लड़की थी और आपको पता है वो इनके इतने नज़दीक खड़ी थी कि इनके पसीने छूट रहे थे। वो तो हम थे जो आपके छोटे ठाकुर साहब को इज्जत के साथ वहाँ से बचा लाए, नहीं तो आप कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं होती। बताओ, ऐसे जनाब बहुत बोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हैं, पर उस वक्त नहीं बोला गया और मुझे बावली बोलती हैं। उसकी बात पर सलोनी ने हंसते हुए कहा, क्या बात है देवर जी, कौन थी वो जो आपके इतने करीब खड़ी थी?
कहीं आपने कोई देवरानी तो नहीं खोज ली। ये बोल सलोनी हंसती। तभी रूपा भी वहाँ आ गई। रूहान ने इस बार बिना गुस्सा किए कहा, वैसे भाभी लड़की बहुत अच्छी है, कभी आपसे मिलवा दूंगा, बहुत सुंदर है वो, बस पता नहीं अभी कि आखिर क्या है उसे, जैसे पता चला मैं आपको बता दूंगा। ये कहते हुए उसकी नज़र रूहानी पर थी। उसने नाश्ता ख़त्म किया और ऑफिस के लिए निकलने लगे तो सलोनी से बोला, भाभी आप अपना ख्याल रखना, कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। ये बोल वो चला गया। महल में अब बस 3 लोग और कुछ नौकर ही रह गए। सलोनी अपने कमरे में चली गई। रूहानी बारिश की वजह से आज स्कूल नहीं गई। वो रूपा के साथ हॉल में बैठी कुछ काम करने लगी। रात का वक्त महल। रूहानी सलोनी को खाना खिला के रूपा को वहाँ छोड़ के बाहर चली आई थी। बारिश रुकी ही हुई थी कि काले बादल अभी भी घेरे हुए थे। वो छत पर चली आई और बैठी हुई वहाँ कुछ लिखने लगी। रूहानी की आदत थी कि एक डायरी लिखा करती थी। रूहान अभी तक महल नहीं आया था। रूहानी बैठी छत पर डायरी लिख रही थी कि तभी उसे दूर कुछ रेत पर बंजारे आग जलाए वहाँ बैठे गाते हुए सुनाई दिए। वो उठ के छत से ही सुनने लगी। तभी रूहान ना जाने कहाँ से आकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। रूहानी अपने में मगन बस बंजारों को सुने जा रही थी। तभी रूहान ने कहा, अच्छा गा रहे हैं ना। रूहानी उसकी आवाज़ सुन चौंक कर पीछे मुड़ के देखी और बोली, आप कब आए? बस तब जब आप यहाँ खड़ी ये बंजारों के गाना सुन रही थी। वैसे क्या गा रहे हैं ये कहते हुए रूहान अपनी पीठ मुंडेर से लगा के खड़ा हो गया। इस पर रूहानी ने कहा, आप राजस्थान में रहे हैं ठाकुर साहब, आपको ये समझ नहीं आ रहा है। हम यहाँ नहीं रहे हैं रूहानी, जब यहाँ रहने आए तब वो सब हो गया और आज तक कभी भी यहाँ नहीं रह पाए। हाँ, बस मैं माँ के पास ना सही पर साथ जरूर रहा, इसलिए यहाँ के रीति रिवाजों से, यहाँ की चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ। हाँ, ये कह सकते हो कि खुद तक मैंने किसी को नहीं आने दिया। 15 साल के उस हादसे ने बहुत कुछ छीन लिया हमसे रूहानी, बस अब खुद को अकेले ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। ये सब कहते हुए रूहान ने अपनी पीठ रूहानी की तरफ कर लिया। रूहानी को रूहान के दर्द का एहसास आज अपने सीने में हो रहा था। उसने आगे बढ़ के रूहान का हाथ अपने हाथ में थामा और उससे बोला, ठाकुर साहब एक बात कहें आपसे। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, हाँ बोलो। आप एक बार कोशिश क्यों नहीं करते? आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछें कि क्या आपके बाबा ऐसा कर सकते हैं? ठाकुर साहब बड़े ठाकुर आज भी प्यार सिर्फ बड़ी माँ से ही करते हैं। बहुत ज़्यादा चाहत है उनके दिल में उनके लिए। आप एक बार फिर से सब जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? आखिर जो सबूत केसर जी ने दिया वो झूठ भी तो हो सकते हैं। क्या पता उन्होंने सब बनाया हो। प्लीज़ आप एक बार फिर से पता करें। क्या पता सच कुछ और ही हो। और एक बात, केसर जी कुछ छिपा रही हैं। जानते हैं आप, उस दिन जब आप हमें मार्केट में लेने आए थे उस दिन भी वो किसी से बात कर रही थी। हम आपसे बात करना चाहते थे पर मौका नहीं मिला। मुझे लगता है बात वो नहीं है ठाकुर साहब जो 15 साल पहले आपके सामने दिखाया गया। बात कुछ और ही है। वो ये बोल ही रही थी कि रूहान ने अपने हाथों को उसके हाथों से आज़ाद कर वहाँ से बिना कुछ बोले चला गया। रूहानी उसे जाते हुए देख रही थी। उसके जाने के बाद रूहानी भी उदास मन से अपने कमरे में चली आई। वो अपने कमरे में आकर लेट गई और ना जाने कब उसे ये सब सोचते हुए नींद आ गई। रात के 2 बजे के करीब रूहानी के दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज़ आ रही थी। उसने अलसाई हुई आंखों से उठा के सुना तो रूप आती। दीदी, रूह दीदी, दरवाज़ा खोलो, भाभी को दर्द शुरू हो गया है। ये सुनते ही रूहानी ने जल्दी से उठ के दरवाज़ा खोला। उसके दरवाज़ा खोलते ही रूपा ने घबराई आवाज़ में कहा, दीदी भाभी को दर्द शुरू हो गया है, आप उनके पास चलो, मैं भैया को बुलाती हूँ। ये बोलो भागते हुए रूहान के पास गई। रूहानी दुपट्टा लेते हुए सलोनी के पास भागी। उसने देखा उसके पास 2 नौकरानी थी। सलोनी दर्द में चीखे जा रही थी। रूहानी उसे ऐसे देखकर डर गई थी। वो जल्दी से उसके पास आई और उसके हाथ पकड़कर बैठते हुए बोली, दीदी आप परेशान न हो, हम आपको अभी हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़े हुए उसके सर को सहलाया। बाहर पहले से ही तूफान और बारिश हो रही थी। रूहान जब आया तो रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, ठाकुर साहब दीदी को हॉस्पिटल ले जाना होगा अभी, प्लीज़ जल्दी करें। पर रूहानी बाहर की हालत तो बहुत ख़राब है, कैसे इन्हें ले जा पाएंगे इस वक्त? बाहर तूफान है, बारिश है। 1 मिनट रुको। उसने पीछे मुड़ के रूपा को तरफ देखते हुए कहा, रूपा आपकी माँ दाई माँ का काम करती है ना, जाओ उन्हें लेकर आओ जल्दी। रूपा सुनते ही भागी। इधर सलोनी दर्द में रूहानी के हाथों को पकड़े बैठी थी। कुछ देर में रूपा की माँ आई। रूहान बाहर चला गया। उसकी माँ ने कहा, आप बाहर जाएं बेटा, मैं देखती हूँ।
उनके कहने पर रूहानी ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी जिद पर रूपा की माँ ने कुछ नहीं कहा। वो अपना काम करने लगी। रूहान कमरे के बाहर था। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीतने को था कि अंदर सब शांत हो गया। ये सब सुनकर वो थोड़ा घबरा गया। रूहानी ने रोते हुए दरवाज़ा खोला तो रूहान डर गया। रूहानी भाग के उसके गले लगकर रोने लगी। रूहान उसे बाहों में भरे उससे बोला, क्या हुआ रूहू, बोलो क्या हुआ। रूहानी जब दरवाज़ा खोल रोते हुए बाहर आई तो उसे ऐसे रोता देख रूहान घबरा गया। वो उसके पास जाकर उसे पकड़ के पूछा, रूहानी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं, सब ठीक है ना, भाभी और बेबी ठीक है ना, बोलो रूहानी। रूहानी के कुछ कहने से पहले ही रूपा छोटे से बच्चे को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटे हुए अपनी गोद में लेकर बाहर आई तो रूपा को देख रूहान ने कहा, रूपा भाभी कैसी हैं। भाभी ठीक है भैया, देखें अपने छोटे से भतीजे को। ये कहते हुए उसने सलोनी के बच्चे को उसकी तरफ कर दिया, गोद में उठा के। रूहान ने उसे देखते हुए अपनी गोद में ले लिया और उसे गोद में लेते हुए उससे बोला, जब सब ठीक है तो ये बड़बोली रो क्यों रही है। अरे भैया, रूहू दीदी तो ऐसी ही हैं, जब देखो हर बात पर रोने लगती हैं। आप तो अंदर आए और भाभी से मिले। ये बोल रूहान को अंदर भेजी और रूहानी की तरफ देख कर बोली, दीदी बस भी करो, अब चलो आंसू पोछो और जाकर अपने बेटे को देखो, आखिर आप उसकी इकलौती मौसी हो, आओ चलो। ये बोल वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। रूहान बच्चे को गोद में लिए खुश होते हुए सलोनी से बोला, भाभी ये तो भैया पर गया है, पर इसकी आंखें आप पर गई हैं। सलोनी ये सुनकर मुस्कुरा दी। अभी वो काफ़ी कमज़ोर थी। रूहानी जब अंदर आई तब उसे देखकर वो बोली, अरे रूहानी ऐसा क्यों मुंह बना के रखी हो, क्या हुआ है तुझे। रूहानी ने आंसू पोंछते हुए सुबह के कहा, कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं तो लो अपने बेटे को गोद में। सलोनी के कहने पर रूहानी ने डरते हुए कहा, ना बाबा, वो इतना छोटा सा है, मैं नहीं संभाल पाऊंगी उसे, कहीं गिर गया तो। उसके ये कहने पर रूहान ने कहा, इधर आओ मैं हेल्प करता हूँ, डरपोक कहीं की। ये कहते हुए उसने बच्चे को रूहानी के हाथ में दे दिया और उसके पीछे से उसके दोनों हाथों में रखे बच्चे को अपने हाथों से थाम लिया। रूहानी बच्चे को गोद में लेकर बहुत खुश हो रही थी। बच्चे ने जब हल्के से इधर उधर किया तो रूहानी खुशी से रूहान की तरफ देखने लगी और फिर वापस बच्चे को देखने लगी। दोनों काफ़ी खुश थे, पर सलोनी रूहानी को इस तरह साथ देखकर ना जाने क्या सोचने लगी थी। वो दोनों को साथ देख मुस्कुरा रही थी। रूहान ने धीरे से बच्चे को उठा के पास में रखे पालने पर सुला दिया। फिर सब कमरे से बाहर आए और सलोनी को आराम करने दिया। रूपा की माँ जब जाने लगी तो रूहान ने उन्हें रोकते हुए कहा, काकी जी यह आपका शगुन है, आज आप ना होती ना जाने क्या होता। शुक्रिया आने के लिए। ये बोल उसने कुछ पैसे उनके हाथ पर रख दिए और सारे नौकरों को बुलवा के मिठाई बनाने को कहा और उन सबको नेक देकर वो जाने लगा। तो रूहानी ने कहा, ठाकुर साहब आप भूल रहे हैं, किसी और को भी नेक देना है। जब रूहानी ने ये कहा तब रूहान ने पीछे मुड़ के पूछा, किसे भूल रहा हूँ मैं। रूहानी ने जवाब देते हुए कहा, आप अपनी बहन को भूल रहे हैं, रूपा को, जो पद में बच्चे की बुआ लगेंगी। तो बुआ को तो कुछ देना ही चाहिए, निकाले नेक। उसके ऐसा कहने पर रूपा डरते हुए बोली, अरे नहीं भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस पर रूहान ने उसे देखते हुए कहा, नहीं रूपा, रूहानी ठीक बोल रही है, पर आपके लिए तोहफा हम थोड़ा सोच के देंगे। और अब आप दोनों सबको फ़ोन करके बता दें और तैयारी कर लें। सब लोग जब आएंगे उनका मुंह मीठा कराना है। ये बोल वो चला गया। रूहानी भी मुंह बना के काम पर लग गई। सुबह के 9 बजे महल सबको पता चल गया था कि सलोनी ने एक बेटे को जन्म दिया है। सुमित्रा जी और मनोहर जी को भी ये बात बता दी गई थी। वो दोनों भी यहाँ आने के लिए निकल गए थे। इधर महल को सजा दिया गया था और बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ बन रही थी। रूहानी रूपा दोनों 4 बजे से लगी हुई थी। इन सब तैयारियों को देखने में रूहानी सलोनी के कमरे में नाश्ते की प्लेट लेकर चली गई। रूपा बाकी काम देखने लगी। रूहानी जब कमरे में आई तब वो लेटी बच्चे के पालने की डोरी को खींच रही थी। रूहानी ने अंदर आते हुए उससे कहा, दीदी चलो कुछ हल्का सा खा लो, तब झुलाओ मेरे बेटे को। ये बोल उसने सलोनी को उठने के लिए सहारा दिया और उसे बैठा दिया। सलोनी ने बैठते हुए कहा, रूहू अभी मन नहीं है, रुक जाओ, अभी खा लेंगे, हम बस आदित्य जी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ जाएं और अपने बच्चे को देख लें तो मैं खा लूँगी। ये बोल ही रही थी कि तभी बहुत सारी गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। रूहानी ने खिड़की से झांक के देखा तो सब आ चुके थे। बहुत खुशी दिख रही थी सबके चेहरे पर, लेकिन कुछ लोग थे जो शायद खुश नहीं लग रहे थे। रूहानी ने सबको आया देख सलोनी से कहा, लो आपकी भगवान जी ने सुन लिया, आ गए जीजा जी।
सब लोग सीधे सलोनी के कमरे में आ गए। सलोनी सबको देखकर उठने लगी तो साची जी उससे कहीं, अरे लेट ही रहो बहू, अभी कमजोरी बहुत होगी। ये कहते हुए वो सलोनी के पास आ गई। धीरे धीरे सब अंदर आए। सुनंदा जी, रानी, सोहम और बड़े ठाकुर जी भी अंदर आ गए। रूहानी ने बच्चे को उठा के सबसे पहले साची जी की गोद में दिया। साची जी ने बच्चे को लेते हुए कहा, अरे वाह, ये तो हमारे बेटे पर गया है और आंखें हमारी बेटी पर गई है। शुक्रिया बेटा, इतना अच्छा तोहफा देने के लिए। ये कहते हुए उन्होंने बच्चे के माथे पर हल्के से चूम लिया। धीरे धीरे सबने बच्चे को देखा, पर रानी बच्चे को सिर्फ दूर से ही देख रही थी। सब सलोनी को आराम करने को बोल के चले गए, पर जब रानी जाने को हुई तो सलोनी ने कहा, बड़ी भाभी सुनो। उसके ये बोलते ही रूहानी और आदित्य ने उसे देखा। रानी ने पीछे मुड़ के कहा, हाँ बोलो सलोनी। आदित्य जो अभी बच्चे को हाथ में लेकर खिला रहा था, उसे सलोनी ने इशारे से बच्चे को रानी की गोद में देने को कहा। रानी ने ये देखकर कहा, नहीं सलोनी, बच्चे को हमारी गोद में मत दो, कहीं कुछ हो गया तो। इस पर आदित्य ने कहा, अरे माँ की गोद में कभी बच्चों को कुछ नहीं हो सकता है बड़ी भाभी, आखिर आप इसकी बड़ी माँ हैं और ये आपका बेटा है, लीजिए इसे गोद में। ये बोलते हुए उसने बच्चे को उसकी गोद में दे दिया। रानी ने बच्चे को गोद में लिया तो एक अलग एहसास उसके अंदर आ गया। उसने भारी नज़रों से बच्चे को देखा और अपने आँखों से काजल निकाल के उसके माथे पर लगा के उसकी नज़र उतार ली। बच्चे ने भी हल्की से रानी की उंगली अपने नन्हे नन्हे हाथों में जकड़ ली, जिसे देख रानी ने कहा, भगवान करे इसे दुनिया की हर खुशी मिले। ये बोल उसने कुछ देर उसके साथ प्यार से बात की और फिर वो वापस बाहर चली गई। उसके साथ रूहानी भी बाहर आ गई। उनके जाने के बाद आदित्य बच्चे को लेकर आया, पालने में सुला दिया और फिर सलोनी के पास आकर बैठ के बातें करने लगा। रात का वक्त, सलोनी का कमरा। रूहान, रूपा, रानी और आदित्य सभी सलोनी के कमरे में थे। सभी बच्चे से खेल रहे थे। रानी सलोनी के सर पर सरसों का तेल रख रही थी और उसकी मालिश भी कर रही थी। सलोनी बैठी सबकी बातों पर हंसी जा रही थी। रूहानी को देख रहा था, जो बच्चे के अपनी गोद में लिए उसके साथ खेल रही थी। तभी वहाँ सुमित्रा जी आ गईं और रूहानी के हाथ से बच्चे को लेते हुए बोली, अरे मनहूस, क्यों मेरे नाती के पीछे पड़ी है? अपना ये मनहूस साया लेकर शर्म नहीं आती तुझे, जो हर बार चली आती है? बोला था ना तुझसे कि दूर रहना, अगर कुछ हो जाता तो। एक अपशगुन होते होते बचा। अच्छा हुआ मेरे नाती को कुछ हुआ नहीं, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। माँ को पैदा होते खा गई, बाप का पता नहीं, और चली आई मेरे नाती को गोद में खिलाने। जा यहाँ से, दोबारा मत आइयो जब तक इसका नामकरण ना हो जाए। उनकी आवाज़ सुनकर सब कोई वहाँ आ गए। रूहानी तो ये सब सुनकर वहाँ से रोती हुई भाग गई। मनोहर जी नहीं आ पाए थे, उन्हें कुछ बहुत ज़रूरी काम था। सुमित्रा जी अकेले आई थी और आती ही ये सब कर दिया। रूहानी के जाने के बाद रूहान ने सलोनी से पहले ही सुमित्रा जी से कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको रूहानी से इतनी नफरत क्यों है? आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या किया है? मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ आप हर बात पर उसे बोलती रहती हैं। एक बात ध्यान से सुन लें, आप जितने दिन आप यहाँ हैं, अगर गलती से आपकी वजह से रूहानी की आंखों में जरा सा भी आंसू का एक कतरा दिखा तो मैं आपको उठा के यहाँ से बाहर फेंक दूँगा। छोटी भाभी की माँ है, इसलिए कह के छोड़ दे रहा हूँ आज। अगली बार ऐसा ना हो, वरना आप मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोल रूहान गुस्से में वहाँ से निकल गया। सब लोग खड़े ये सब देख रहे थे। सुमित्रा जी ने साची जी को देखते हुए कहा, वो मुझे इतना कुछ कह कर गया है और पर आपने कुछ नहीं कहा ठकुराइन, आखिर यही तमीज़ है उसकी? उनके ये कहने पर साची जी ने कहा, तमीज़ भी थी जो वो आपको सिर्फ बोल के गया, वरना जिस तरह की आपकी हरकत थी उस पर वो बहुत कुछ कर सकता था। अच्छा हुआ कि आप उसकी बात याद रखें। खुशी से आई हैं तो खुशी से जाएं। ये बोल वो भी चली गई और उनके पीछे बाकी सब भी। पर केसर ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। उसने अपने साथी दिमाग को चला लिया था। इधर रूहान जब रूहानी के कमरे में आया तो वो नहीं थी वहाँ। वो भागती हुई छत पर गया जहाँ बारिश में रूहानी भीगते हुए रोए जा रही थी। वो पूरी तरह भीग गई थी। उसके आंसू भी बारिश के पानी में घुले जा रहे थे। रूहान ने उसे रोते हुए भीगते हुए देखा तो उसके पास आया। उसने रूहानी को पकड़ते हुए कहा, रूहानी चलो, इतनी बारिश में आप बीमार हो जाओगी और रोना बंद करो। आप ये सब क्या है? आपको तो पता है ना कि उनका तो काम ही है ये, जिसको चाहती हैं बोल देती हैं वो। आप उनकी बात को क्यों हर बार दिल पर ले लेती हैं? आप मत सुने उनकी बात,
ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसे अपने पास करते हुए उससे फिर बोला, रूहानी शांत हो जाओ प्लीज़। ना जाने क्यों आज रूहान बुरी तरह बेचैन था उसे ऐसे रोते हुए देखकर। रूहानी उसके सीने से लगकर कही, ठाकुर साहब क्यों बार बार मासी मुझे ऐसे दुत्कार देती? आखिर मैंने इतना बुरा क्या कर दिया है जो वो ऐसे हर बार मुझे बोल देती हैं? मेरी क्या गलती है ठाकुर साहब? क्यों हर बार वो मुझे याद दिलाती हैं कि मैं नाजायज़ हूँ? मैंने कहा था भगवान से कि मुझे भेजें, आखिर क्यों? ये बोलती हुए उसके सीने से लगी रोई जा रही थी। रूहान उसके दर्द को देखकर उसे अपनी बाहों में भरे जा रहा था। उसने रोती हुई रूहानी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे देखते हुए कहा, रूहानी शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, आज से आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये हमारा वादा है आपसे, आप शांत रहें, देखें शांत हो जाएं। ये कहते हुए रूहान रूहानी को देख रहा था। रूहानी रोई ही जा रही थी। रूहान उसे शांत कराने में लगा था पर रूहानी जैसे आज शांत हो ही नहीं रही थी। रूहान को ना जाने क्या हुआ। उसने रूहानी के बारिश में भीग रहे चेहरे को अपने बहुत नज़दीक लाया और उसके बारिश से भीगे होठों को खुद अपने होठों से छू लिया। रूहान रूहानी को बरसात में भीगते हुए समझाया जा रहा था पर रूहानी शांति नहीं हो रही थी। रूहान को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने रूहानी का चेहरा पकड़ के उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। ये होते ही रूहानी एकदम से शांत हो गई। उसने अपने आंखें बंद कर रखे थे। रूहानी की सांस जैसे घुटने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर ये हो क्या रहा है, पर रूहान उसके होठों के पास आकर बहुत सुकून से था। रूहानी ने रूहान को धक्का दिया और उसे कांपते होठों से भीगे चेहरे से देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे पर रूहान बस उसे सुकून भरी नज़रों से देख रहा था। रूहानी बिना कुछ बोले वहाँ से भाग गई। उसके जाने के बाद रूहान ने अपने हाथ फैला के ऊपर आसमान की तरफ चेहरा किया। आंखें बंद किए बोला, रूहानी बहुत देर हो गई है जानने में, पर अब तुम कहीं नहीं जाओगी। आप पर आज से अभी से रूहान सिंह ठाकुर का अधिकार हो चुका है क्योंकि आप उसकी पहली मोहब्बत हो चुकी हैं। हाँ रूहानी, प्यार हो चुका है हमें आपसे और आप मेरा सुकून बन चुकी हैं। बहुत भाग लिया मैं, पर अब नहीं। आपसे वादा है जिस सुकून को आपने मुझे दिया है उसे मैं आपकी ज़िंदगी में भर दूंगा। वादा करता हूँ आपको आज के बाद कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। ये कहते हुए उसने अपने हाथों को बालों पर फेरा और इस महल की छत से अपने घर की छत पर चला गया। इधर रूहानी अपने कमरे में भीगी हुई आई और दरवाज़ा बंद करके उससे पीठ लगा के खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों को बंद किया तो उसे एहसास हुआ जैसे उसके चेहरे को रूहान ने पकड़ा हो और एक बार फिर रूहान के होठों की वही गर्मी रूहानी अपने होठों पर महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखों को खोल के देखा तो कोई नहीं था। सामने लगे आईने में वो भीगी खड़ी थी। उसके होठों पर एक अलग ही रंग था। उसने खुद के चेहरे को साफ किया और वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ केसर ने सब देख लिया था। उसने सुमित्रा जी की आंखों में गुस्सा नफरत दोनों को देखा था। रूहानी के लिए रूहान का प्यार और दर्द भी। और इससे अच्छा मौका क्या मिलता जब वो दोनों से एक साथ अपनी बेइज्जती का बदला ले सकती थी। उसने एक बहुत सोची समझी चाल बनाई। वो सीधा सुमित्रा के कमरे में गई। उसने वहाँ जाकर देखा तो वो बैठी थी। उसने अंदर जाकर कहा, आपकी आज्ञा हो तो अंदर आ जाऊँ मैं? सुमित्रा जी ने उसे देखकर कहा, बोलूँगी नहीं तो क्या नहीं आओगी? अरे आप तो गुस्से में लग रही हो भाई साहब। वैसे मुझे भी बहुत बुरा लगा जब रूहान ने आपसे वो सब कहा। आखिर आप माँ हैं, आपकी बेटी के लिए फ़िक्र जायज़ है और आपको जो सही लगा आपने वो सब बोल दिया। इसमें इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पर रूहान ने सबके सामने आपको सुना दिया। ये कहते हुए वो अंदर आ गई थी। तो आप क्या हमें ताने मारने आई हैं केसर जी? ये कहते हुए सुमित्रा जी उठ खड़ी हुई। इस पर केसर ने कहा, अरे नहीं सुमित्रा जी, मैं तो आपको कहने आई थी कि आखिर आप रूहानी की शादी क्यों नहीं करा देती? अरे उससे शादी हो जाएगी तो वो चली जाएगी सलोनी से दूर, आपसे दूर और इस घर से दूर। तब तो उस मनहूस लड़की का साया किसी की ज़िंदगी पर नहीं पड़ेगा। आप भी खुश रहोगी और वो आपको दिखेगी भी नहीं। उसकी बात पर सोचते हुए वो बोली, वैसे बोल तो आप ठीक रही हैं, इसकी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर इतनी जल्दी लड़का? अरे हाँ, एक लड़के का रिश्ता लाए थे मैं, उसे ही बोल देती हूँ। कल ये आ रहे हैं तभी बात कर लेती हूँ और इस बार इसकी शादी करा के इसे यहाँ से विदा कर देती हूँ। मनहूस कहेंगी, ये बहुत अच्छा है। सबकी बातें सुनने से अच्छा है आफत को ही अपने दूर से कर दो और देखो तब क्या होगा। बस आप रूहानी से बात कर उसे बोल दो कि जिस लड़के को आप दिखा रही हैं उसके लिए हाँ कर दे। इधर रूहानी गई, उधर आपकी मुसीबत भी गई।
तब सलोनी भी आपसे नाराज़ नहीं होगी। सुमित्रा जी उसकी बात पर बोली, हाँ केसर जी, आप बोल तो बहुत अच्छी बात रही हैं, तो कल ही बात करती हूँ मैं इस मनहूस को यहाँ से विदा करने की। शुक्रिया मुझे बताने के लिए। ये कहते हुए सुमित्रा जी ने उसके हाथों को पकड़ लिया। केसर ने शांति से हंसते हुए कहा, कैसी बातें करती हैं आप, ये तो फ़र्ज़ था हमारा। अच्छा मैं चलती हूँ। ये बोल वो कमरे से बाहर निकल गई। उसने अपनी चाल शुरू कर दी थी। वो तो कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर खुद से बोली, मुझे नाचने वाली कहा था ना तूने रूहान, देख तेरी मोहब्बत को कैसे सरेआम बेइज्जती करती हूँ। रूहानी की बारात आएगी, दूल्हा भी होगा, पर वो किसी की दुल्हन नहीं बनेगी, क्योंकि वो मैं होने नहीं दूंगी। वो तेरे सामने बदनाम होगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर तू कुछ करेगा भी तो बड़े ठाकुर और तेरे बीच की खाई और गहरी हो जाएगी, और मुझे ये देखने में बहुत मज़ा आएगा। ये कहते हुए वो आराम कुर्सी पर बैठ गई। सुबह का वक्त महल। सुबह से रूहानी किचन में थी, वो बाहर नहीं गई थी। रूपा जब रसोई घर में आई तो उसने रूहानी से कहा, दीदी मौसा जी आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। ये सुनते ही रूहानी ने खुश होते हुए कहा, क्या मौसा जी आ गए? तू ये देख, मैं मिल के आती हूँ। ये कहते हुए वो सब छोड़ के सलोनी के कमरे की तरफ भागी। जब वो अंदर जाने लगी तो उसे सामने ही सुमित्रा जी बैठी दिख गई और वो वहीं रुक गई। पर मनोहर जी ने ये देखकर कहा, सलोनी बेटा आओ अंदर, रुक क्यों गई? देख तेरा बेटा कितना प्यारा है। ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आए और उसकी गोद में बच्चे को देते हुए बोले, ये तो कितने प्यार से चला गया तेरे पास। लगता है इसे भी पता है कि आप इसकी मौसी हो, माँ के जैसी हो आप इसकी। पर कुछ लोगों को तो जैसे मासी का मतलब ही नहीं पता है। ये कहते हुए उन्होंने सुमित्रा जी की तरफ देखा। सुमित्रा जी उनको ऐसा कहने पर शांत रहीं। मनोहर जी ने सलोनी और वहाँ खड़े आदित्य को देखकर कहा, सलोनी के लिए एक लड़का देखा है हमने, बहुत अच्छा और ख़ानदान भी बहुत बढ़िया है। कल वो सब उसे देखने आ रहे हैं। रूहानी बेटा आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? रूहानी ने उनकी तरफ देखकर बहुत बुझे मन से कहा, नहीं मौसा जी, आप जो करेंगे ठीक करेंगे। ये बोल वो बच्चे को सलोनी के पास लेटा के जाने लगी तो मनोहर जी ने उससे कहा, रूहानी बेटा अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो वो भी बता देना, हम उससे मिल लेंगे। वह आगे कुछ बोल पाते या कह पाते कि रूहानी ने उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं मौसा जी, ऐसा कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। आप सब लोग मेरे लिए जो करेंगे, जिसे चुनेंगे, मेरे लिए वो बहुत अच्छा होगा। उसके कहने पर मनोहर जी ने उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से सहलाया। रूहानी वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सुमित्रा जी वहाँ से चली गई। जब वो बाहर गई तब सलोनी ने मनोहर जी से पूछा, पापा इसके बारे में एक बार माँ से बात कर लेना, उनकी राय भी ले लीजिएगा, जो भी है तो आखिर हमारी है। सलोनी के कहने पर मनोहर जी बोले, अरे इस लड़के की बात मैं आपकी माँ से बहुत पहले ही कर चुका हूँ, पर पहले उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने मुंह भी खोला तो गंदा ही बोला। मैं भी रूहानी की पढ़ाई को देखकर रुक गया, पर कल रात उन्होंने ही मुझे कहा कि उन्हें बुला लें। और सच मानो सलोनी बेटा, तो रूहानी के लिए ये अच्छा होगा कि उसकी शादी हो जाए, वो अपने पति के घर में खुश रहेगी। कम से कम आपकी मम्मी के ताने तो नहीं सुनना होगा। आदित्य ने ये सुनकर कहा, आप ठीक बोल रहे हैं पापा, वैसे भी लाडो की शादी अब कर देनी चाहिए। वो लोग बात कर रहे थे पर सलोनी के मन में कुछ और ही था। वो तो कुछ और ही सोच के बैठी थी, पर मनोहर जी के इस फैसले पर वो चुप रही। इधर रूहानी अपने कमरे में आई और बिस्तर पर बैठी मनोहर जी की बातों को सोचने लगी। उसे कल रात रूहान का इस तरफ उसके पास आना याद आ गया। उसने खुद को खुद की बाहों में लेते हुए समेट लिया। क्या हो रहा है ये कान्हा जी? एक तरफ ये मौसा जी और दूसरी तरफ वो सब जो मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ। क्यों आखिर ठाकुर साहब इस तरफ पास आ गए हैं? उन्होंने कुछ सोचा क्यों नहीं? अच्छा होगा कि मुझे मौसा जी की बात मानकर यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सब कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दूसरी तरफ जब सुमित्रा जी कमरे में आई तो खुश होते हुए खुद से बोली, अच्छा हुआ मैंने इनसे कल रात ही बात कर लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। चलो अब कल वो लोग इसे देख कर चले जाएं और पसंद होने पर जल्दी ही मैं इसे निपटा दूं। जाइए यहाँ से मनहूस कहीं की। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों को मसल दिया। दोपहर का वक्त महल। सोम के कमरे में सुनिंदा जी और सोम अकेले बैठे बातें कर रहे थे। सुनिंदा ने सोम से कहा, तुम कुछ करो सोम, कहीं ये रूहान यहीं ना रुक जाए। देख रही हूँ काफ़ी दिन हो गया है इसे यहाँ रुके। महीना ख़त्म होने को आ रहा है, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसे वापस भेजो, कहीं बाप बेटे में सब ठीक ना हो जाए।
इस पर सोम ने अपनी माँ से कहा, आप फिक्र मत करो माँ, इस बार कुछ ऐसा होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकती। या तो रूहान बचेगा नहीं, या फिर इस बार बड़े पापा उसे खुद निकाल देंगे और उसके साथ उस रूहानी को भी घर से बेइज्जत करके निकालना है। बहुत हो गया इन दोनों को मेरे रास्ते में आने का, और अब कुछ अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात सोचो। आप इस खानदान के आप सबसे बड़े बेटे हैं। कितने बार आपको समझाया है कि अच्छे से रखो उसे और अच्छा बर्ताव करो, पर तुम्हें तो जैसे सुनाई ही नहीं देता है। कुछ भी करो, पर मुझे अब एक वारिस चाहिए जो तुम्हारे बाद इस घर की गद्दी को देखे। आदित्य से तो ये उम्मीद भी लगाना छोड़ दिया है, उसे जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है। अपने बेटे को भी वो अपने जैसा ही बनाने वाला है। आप ही खुद की बुद्धि खोल के सोच लें कि आपको क्या करना है। इसमें मैं क्या करूं, जब आपकी बहू की किसी काम की नहीं है। आपने तो एक ऐसी औरत के सर मर दी जो मुझे बाप का सुख ही नहीं दे सकती है। मैं ऊब चुका हूँ उस औरत से। ये बोल वो उठ खड़ा हुआ। मुझे तेरा बेटा चाहिए, अब तो देख ले क्या करेगा। ये बोल सुनंदा वहाँ से चली गई। उसके निकलने के बाद रानी ने उसे जाते हुए देखा। रानी ने सब कुछ सुन लिया था। जब वो लोग बातें कर रहे थे तब वो वहीं खड़ी होकर सब सुन रही थी। उसने खुद से कहा, सोम जी, कमी मेरे अंदर नहीं आपके अंदर है, और आपने कितने आराम से कह दिया कि मैं गलत हूँ। पर मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि सब हमारे रिश्ते का सच जाने। ये कहते हुए रानी ने अपने बहते हुए आंसुओं को साफ किया और वहाँ से चली गई। रात का वक्त, सभी डाइनिंग टेबल के पास बैठे खाना खा रहे थे। खाने के बीच में मनोहर जी ने कहा, बड़े ठाकुर साहब, आपसे एक बात करनी थी, इजाज़त हो तो कहूँ। उनकी बात पर बड़े ठाकुर ने कहा, जी मनोहर जी बोले, क्या बात है। वो रूहानी को देखने कल लड़के वाले आने वाले हैं, तो आपसे बिना पूछे यहाँ बोल लिया है। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना। उनकी ये बात सुनकर एक वक्त के लिए साची जी और बड़े ठाकुर हैरान रह गए। उन्हें शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी, पर बड़े ठाकुर ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अरे नहीं मनोहर जी, रूहानी तो हमारी बेटी जैसी है। इससे अच्छा क्या होगा कि रूहानी का रिश्ता यहाँ से हो, और बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इसकी डोली मेरे महल से निकले। ये कहते हुए उन्होंने पास खड़ी रूहानी को देखा, जो उन्हें देख बस हल्के से बेमन का मुस्कुरा दी। बड़े ठाकुर ने मनोहर जी से पूछा, तो कल किस वक्त आ रहे हैं वो लोग, बता दें, आप तो सारी तैयारी करा दें हम लोग। मनोहर जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, जी कल 12 बजे तक आ जाएंगे। उनकी बात सुन बड़े ठाकुर ने सबको तैयारी के लिए बोल दिया और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद बाकी सब भी खाना खा के चले गए। वहाँ सिर्फ रूपा और रूहानी ही रह गए। रूहानी ने आज सुबह से रूहान को नहीं देखा था और ना ही उसकी आवाज़ सुनी थी। वो बेचैन थी। उसका मन एक तो रिश्ते की बात को लेकर उखड़ा हुआ था, उस पर से रूहान आज सुबह से पता नहीं कहाँ था। जब रूहानी से नहीं रहा गया तो उसने रूपा से पूछा, रूपा, ये ठाकुर साहब नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है ये खड़ूस सिंह। रूपा ने नौकरों को बर्तन देते हुए कहा, अरे दीदी, आपको नहीं पता, भैया तो सुबह ही अपने काम से उदयपुर चले गए हैं, कल शाम तक आएंगे शायद। अच्छा चलें, आप भी खाना खा लें। ये बोल वो रसोई में चली गई। रूहानी वहीं खड़ी सब देख रही थी। रात के 1 बजे रूहानी का कमरा। रात के 1 बज चुके थे, पर रूहानी को जैसे नींद ही नहीं आ रही थी। शायद आज उसे रूहान से दूर रहने की बेचैनी थी। वो उठ के खिड़की पर आई और रूहान के घर की तरफ देखने लगी। उसके घर में अंधेरा था, बस बाहर की लाइट्स ऑन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसका मन उदास है। वो खड़ी खिड़की के बाहर देख ही रही थी कि तभी उसे कुछ टूटने की आवाज़ आई। उसे लगा शायद उसका वहम है, पर दोबारा जब उसे बाहर से कुछ टूटने की आवाज़ आई तो उसने बिस्तर पर रखा, अपना दुपट्टा लिया और बाहर निकल गई। वो बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी तो उसे कोई नहीं दिखा। वो वापस आने को हुई, फिर उसे आवाज़ आई। उसने ध्यान से सुना था, आवाज़ रानी के कमरे से आ रही थी। उसने जल्दी से जाकर उस तरफ रानी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर सब शांत था। उसने आवाज़ लगाते हुए धीरे से कहा, दीदी, रानी दीदी, सब ठीक है ना, आप ठीक हो ना। उसके ही कहने पर सोम ने गुस्से में दरवाज़ा खोल के उसे देखते हुए कहा, क्या है, इतनी रात को दरवाज़ा क्यों पीट रही है। रूहानी ने डरते हुए कहा, वो रानी दीदी ठीक है ना, जाकर खुद देख ले, मेरे पास वक्त नहीं है तेरे इन फालतू चीज़ों का जवाब देने का। ये बोल सोम वहाँ से चला गया। वो नशे की हालत में था। रूहानी ने उसके जाने के बाद जब कमरे में कदम रखा तब देखा कि कमरा बिखरा हुआ था। जब उसकी नज़र रानी पर गई तब उसका दिल धक से रह गया। वो आंखें फाड़े खड़ी रही। रूहानी जब रानी के कमरे में गई तो वहाँ की हालत देख वो हैरान थी। उसने जब रानी को देखा तो सहम गई। रानी बिस्तर पर बेसुध आँख खोले लेटी हुई थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और जगह जगह से फटे हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पर जख्म के निशान पर उसके
खून भी निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत पुराने जख्म हो। रूहानी गेट बंद कर जल्दी से रानी के पास आई। उसने बिस्तर पर लेटी रानी को उठाते हुए कहा, दीदी दीदी आप ठीक हो ना? ये सब क्या है? आपकी ये हालत? दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? दीदी सुन रही हैं ना आप मुझे? दीदी। ये कहते हुए उसने रानी को झकझोर दिया। उसके ऐसा करने पर रानी ने उसकी तरफ देखा और ज़ोर से उसे पकड़कर रो दी। रूहानी उसे कस के पकड़े शांत कराते हुए बोली, दीदी ये सब क्या है? आपके साथ सोम जीजाजी ने ऐसा किया है? वो आपके पति होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, आप शांत हो जाओ। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को पकड़ के आंसुओं को साफ किया और उसे पानी पिलाते हुए उससे बोली, दीदी मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि आखिर ये सब आप सहती क्यों हैं? आप इतनी पढ़ी लिखी लड़की हैं, आप जानती हैं कि ये गलत होता है। इस तरह आपके साथ ज़बरदस्ती करने का अधिकार उन्हें नहीं है। आप किसी से कुछ बोलती क्यों नहीं हैं? आखिर आप सुनिंदा काकी या बड़ी माँ से बोलें, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगी। आप क्यों खुद को ऐसे तिल तिल कर मार रही हैं? छोड़ के क्यों नहीं चली जाती हैं आप? उसकी इस बात पर रानी ने कहा, किसके पास जाऊँ रूहानी? माँ बचपन में चली गई थी, बाबा शादी के बाद मुझे छोड़कर चले गए, चाचा चाची हैं जिन्होंने आज तक भी नहीं पलट कर देखा कि मैं कैसी हूँ, किस हाल में हूँ। मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की थी रूहानी, मुझे उसकी कीमत मेरे बच्चे को मेरी कोख में ही मार देने की कीमत चुकानी पड़ी, जिसका ये नतीजा निकला कि मैं कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। उन्होंने उस बच्चे को मेरी ही कोख में मार डाला था रूहानी। ये कहते हुए रानी रोई जा रही थी। रूहानी ये सब सुनकर हैरान थी। रानी ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा है रूहानी कि तुम्हारे पास बाप नहीं है। अगर बाप ऐसा होता है तो मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा बाप नहीं दिया। ऐसा मर्द जो आप अपने बच्चे को मार डाले, ऐसा बाप जो अपनी बेटी को समाज के डर से छोड़ के भाग जाए, ऐसे बाप से बिना बाप अच्छा है। ये बोल के वो वापस से रोने लगी। रूहानी बैठी उसके दर्द को सुने जा रही थी। आंसू तो रूहानी की आंखों में भी था। उसने रानी को देखते हुए कहा, दीदी आप इन सब के बारे में बड़े पापा से क्यों नहीं बता देती हैं? क्यों चुप हैं आप? किस चीज़ का डर है? अगर आप नहीं बोल पा रही हैं तो मैं आज अभी इन सब चीज़ों को बड़े पापा को बताऊंगी। ये कहते हुए उठ के जाने लगी। तब रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोली, आपको हमारी कसम रूहानी, जो आपने किसी से भी ये बोला, बस ये समझ लो हम नहीं बता सकते, हम मजबूर हैं। आप कभी किसी से कुछ मत कहना और अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्दी शादी करके चली जाओ रूहानी, मत रहो यहाँ। बहुत अच्छा होगा कि तुम यहाँ से दूर रहो। उसके ये सब कहने पर रूहानी ने उससे कहा, पर दीदी ऐसा क्या है? आप ये सब क्यों बोल रही हैं? क्या हुआ है? बस जो बोल रही हूँ वो सुन लो और अब अपने कमरे में जो किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पूछने लगेंगे। जाओ अब तुम यहाँ से। उसके ये कहने पर रूहानी वहाँ से उसकी बातों को सोचती हुई चली गई। रूहानी अपने कमरे में आई और सोचने लगी और खुद से बोली, मुझसे भी ज़्यादा तो रानी दीदी की ज़िंदगी में है, फिर भी वो कितनी हिम्मत से अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं। मुझे भी अब मौसा जी की बात को मान लेना चाहिए। ये बोल वो लेट गई, पर उसकी आंखों से नींद गायब थी। वैसे भी सुबह होने में सिर्फ कुछ वक्त ही रह गया था। रूहानी अपने ही ख्यालों और सोच में ही डूबी हुई थी। सुबह का वक्त सुबह से महल में तैयारियां हो रही थी। रूहानी को देखने आने वाले मेहमान के लिए मनोहर जी ने नौकरों से सब बोल दिया था कि उन्हें क्या बनाना है और क्या नहीं। इधर सलोनी ने रूहानी के लिए कुछ कपड़े और गहने भिजवा दिए थे, जिसे लेकर रूपा उसके कमरे में आई। देखा तो रूहानी टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रही थी। रूपा ने अंदर आते हुए उससे कहा, दीदी आप बैठी हो? अभी 11 बज गए हैं, तैयार नहीं होना है क्या? चलें जल्दी तैयार ही होइए। और ये देख, छोटी भाभी ने आपके लिए कपड़े और गहने भेजे हैं, इसमें से पसंद कर लो एक और जल्दी तैयार हो। रूपा ने देखा रूहानी उसकी बात पर कुछ नहीं बोल रही थी। वो तो बस एक टक बाहर देखे जा रही थी। उसे ऐसा खोया हुआ देखकर रूपा ने उसे कंधे से हिलाते हुए कहा, दीदी कहाँ खोई हो? और आप ये रूहान भैया के घर की तरफ क्या देख रही हैं? चलें तैयार हो, उठें। उसके ये कहने पर रूहानी बेमन से उठकर बिस्तर के पास आई और वहाँ रखे कपड़ों में से एक कपड़ा चुन के उठा लिया और उसे लेकर वाशरूम में चली गई। पता नहीं इन्हें क्या हुआ है, खैर छोड़ो, ये बोल वो गहने निकालने लगी। दूसरी तरफ सलोनी बैठी अपने रूम में सोची जा रही थी। उसे खामोश देख आदित्य ने कहा, क्या हुआ सलोनी, आप इतनी शांत क्यों हैं? तबीयत तो ठीक है ना? इस पर सलोनी ने उससे कहा, कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि क्या लाडो के लिए रिश्ता ठीक होगा। पता नहीं अब क्यों आदित्य जी, हमें लगता है कि लाडो इस शादी के लिए सिर्फ पापा की वजह से तैयार है। आपको पता है, जब आप यहाँ नहीं थे
तब हमने रूहान भैया और रूहानी को जब साथ में देखा तो ऐसा लगा जैसे दोनों में कुछ तो है। रूहान भैया बहुत खुश थे रूहानी के साथ, और यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है कि भैया रूहानी की फिक्र भी करते हैं। आपने देखा था ना परसों रात को कैसे वो रूहानी के लिए माँ से लड़ गए, जबकि आज तक वो किसी के लिए नहीं बोले हैं। वो आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही आदित्य ने उसकी बात को बीच में काट दिया और उससे बोला, सलोनी ये आप बहुत ज़्यादा सोच गई हैं। रूहान और किसी लड़की के लिए ऐसा कुछ कभी महसूस ही नहीं कर सकता है। रूहानी उसे कहती है ना खड़ूस सिंह, तो वो वही है। रूहान करेला ही है, वो मिठाई से भी मीठी हमारी रूहानी से प्यार नहीं कर सकता है। देखा नहीं कैसे उसकी बातों पर गुस्सा हो जाता है वो। आप कुछ मत सोचो, बस शांति से आराम करो, उसके कहने और सलोनी ने सोचना छोड़ दिया। रूहानी को तैयार करा के जब रूपा उसे सलोनी के कमरे में लाई तो उसने देखा साची जी वहीं बैठी थी। साची जी रूहानी को देखते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो रूहानी बेटा, किसी की नज़र ना लगे। और ये बोल उन्होंने उसकी नज़र उतार ली। सलोनी ने भी उसे देखकर कहा, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। वो ये बोल ही रही थी कि तभी एक नौकर ने आकर कहा, बड़ी ठकुराइन मेहमान आ गए हैं, आपको नीचे बुलाया गया है। ये सुनते ही साची जी ने कहा, अच्छा चलो मैं आती हूँ। उनके ये कहने पर नौकर चला गया। साची जी ने रूपा की तरफ देखकर कहा, रूपा तो रूहानी को कुछ देर के बाद लेकर आना, मैं चलती हूँ। ये बोल वो भी चली गई। रूहानी के दिल में बहुत घबराहट थी। उसने आंखें बंद करके ना जाने क्यों मन में रूहान का नाम लिया। उसे बेचैनी हो रही थी, पता नहीं, पर उसे कुछ गलत लग रहा था। इधर उदयपुर में रूहान अपनी डील विनय जी से पूरी कर चुका था और सारी चीज़ों को ठीक करा के और फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन का काम बिल्डर को देकर वो निकल रहा था। रूहान जब गाड़ी में बैठा था तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर मिला दिया। रिंग जा रही थी पर किसी ने उठाया नहीं। रूहान ने कॉल कट कर उसमें लगी रूहानी की फ़ोटो को स्क्रॉल कर देखा। 1 दिन हो गया है आपको देखे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपको मेरी ज़रूरत है, जैसे कुछ गलत हो रहा है, बस आप ठीक हो। अजीब बात है ना, हमें भी किसी की फिक्र है, ये जान के हमें हंसी आती है, पर अब क्या करें, हम आ रहे हैं आपके पास। ये वो सोच ही रहा था कि तभी किसी का कॉल आया और उसने कॉल रिसीव करके कहा, हेलो, हाँ बोलो, क्या हो रहा है, सब ठीक है ना। उधर से एक आदमी ने उससे क्या कहा ये नहीं पता, पर उसकी बात से रूहान गुस्सा भी था और परेशान भी। उसने फ़ोन कट किया और खुद से बोला, बहुत गलत कर रहे हैं आप, लगता है अंदाज़ा नहीं है आपको कि किससे मुसीबत मोल ली जा रही है। चलो देखें हम भी कहाँ तक टिक पाते हैं। ये कहते हुए उसने गाड़ी की विंडो से बाहर देखा। शाम का वक्त महल। रूहानी लड़के वालों को सामने बैठी थी। मनोहर जी ने लड़के के पिता से कहा, आपको रूहानी कैसी लगी। राठौर साहब और समीर बेटा, अगर आपको कुछ बात करनी हो तो कर लो रूहानी से। इस पर समीर ने कहा, तब से माँ और पापा रूहानी से पूछ ही तो रहे हैं, अब मैं क्या इनसे पूछूं। पता चला जाने के बाद रूहानी हम सबको गालियाँ देगी कि हद है, लड़की देखने आए थे या इनकी पीएचडी की थीसिस पर सवाल करने। तब से पूछे ही जा रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं पूछना। हाँ, पर मुझे रूहानी जी बहुत पसंद है। अब मैं रूहानी जी को पसंद हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता। और एक बात, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, इसलिए मैं किसी से झूठ नहीं बोलता और चाहता भी नहीं कि कोई बोले। इसकी इस बेबाक बातों से सब हंस दिए। समीर एक बिंदास किस्म का लड़का था। वो हंसमुख और बहुत ही बेबाक किस्म का था। उसे जो बोलना होता था वो बात बोल देता था, पर उसे गुस्सा झूठी बातों पर आता था। उसकी बात पर रूपा ने मुंह बना के धीरे से रानी से कहा, बड़ी भाभी, मुझे तो ये लड़का ही पागल लगता है। कहीं हमारी दीदी इस पागल के चक्कर में खुद भी पागल ना हो जाए। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये कन खजूरा कहीं का। उसके ये कहने पर रानी उसे आंखें दिखाते हुए शांत रहने को कहा। तभी राठौर साहब ने कहा, मनोहर जी, हमें तो रूहानी तस्वीर में ही पसंद थी, फिर आज समीर ने भी देख लिया और उसे पसंद भी आ गई। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या बच्चों की सगाई कर दें आज? अभी वो क्या है, हम नहीं चाहते हैं कि अब रूहानी को कोई और ले जाए। वैसे भी इसका पता नहीं कौन से बिजनेस ट्रिप पर कब निकल जाए। हमें तो रूहानी को बस अपनी बहू बनाने की जल्दी है, तो अगर आप बोलें तो हम। ये बोल वो शांत हो गए, पर इस पर मनोहर जी की तरफ से देखने लगे। तभी बड़े ठाकुर ने कहा, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, आप सब आज सगाई करना चाहते तो वही सही है, हम तैयार हैं। रूहानी जैसे जैसे यह सब सुन रही थी उसकी घबराहट बढ़ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को कस के पकड़ रखा था। उसकी नज़र बार बार दरवाजे पर थी। ना जाने की उम्मीद से
वो कहाँ देख रही थी। देखते देखते सब तैयारी हुई और रूहानी और समीर की सगाई भी हो गई। वो लोग तारीख निकलवा के शगुन देकर चले गए। रूहानी अपने कमरे में वापस आ गई। उसे बहुत घुटन हो रही थी। उसने अपने हाथ में पहनी अंगूठी को निकाल के टेबल पर रख दिया। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था समीर के साथ हुई उसकी सगाई। वो वहीं अपने सर के दुपट्टे को हटा के बिस्तर पर लेट गई। रात का वक्त, सलोनी का कमरा। सलोनी बैठे बच्चे के साथ खेल रही थी। रूपा उसके लिए मिठाई लेकर आई थी। आदित्य बैठा काम कर रहा था। तभी रूहान नौकरों के साथ अंदर आते हुए बोला, तो कैसा है हमारा शहजादा, ठीक है ना? उसकी आवाज़ सुनकर आदित्य, सलोनी और रूपा ने उसकी तरफ देखा। उसी वक्त रूहानी भी वहाँ आ गई। उसकी पायल की आवाज़ सुनकर रूहान बिना उसे देखे मुस्कुरा दिया। रूहानी आकर बच्चे को अपनी गोद में उठा के खेलने लगी। उसने ना रूहान से कुछ कहा और ना उसकी तरफ देखा। रूहान अंदर आया और नौकरों को सारे खिलौने वहीं रख कर जाने को बोल दिया। उसके कहने पर नौकरों ने सारा सामान वहीं रखा और चले गए। उनके जाने के बाद आदित्य ने कहा, अरे रूहान, ये सब क्या है? इतने सारे खिलौने? अरे भैया, अब हमारे शहजादे को कौन सा खिलौना पसंद आएगा ये हमें पता ही नहीं था, इसलिए हम सब ले आए। अब इसे जो पसंद है उससे खेले। उसकी इस बात पर सब हंसने लगे, बस रूहानी को छोड़ के। रूहान सलोनी के पास आया और उससे बोला, कैसी हो आप भाभी, ठीक हो ना? सलोनी ने इस पर कहा, जी देवर जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बोले, आपका काम हो गया? रूहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जी भाभी जी, जिस काम के लिए रुका था वो काम हो गया और सब कुछ अच्छे से निपट गया। काम शुरू हो गया है। कुछ महीने में हमारा नया बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। उसके ये कहते ही आदित्य ने कहा, वैसे आज का दिन बहुत अच्छा था। एक साथ दो खुशखबरी सुनने को मिली है। इस पर रूहान ने कहा, दो खुशखबरी मतलब? दूसरी कौन सी है? दूसरी हमारी रूहानी की सगाई और उसकी शादी की। पता है रूहान, आज लड़के वाले उसे देखने आए थे। ये उन्हें पसंद आ गई और उन्होंने आज सगाई भी कर ली। तारीख महापूजा के दिन के बाद की है। हम सब तो बहुत खुश हैं। लड़का बहुत अच्छा है, रूहानी को पसंद आ गया है। आदित्य बोले जा रहा था और रूहान बैठा सुन रहा था। उसकी नज़र रूहानी पर थी जिसकी पीठ रूहान की तरफ थी। क्या करेगा रूहान ये जान के कि रूहानी की सगाई हो गई है? क्या होगा इस मोहब्बत का? क्या रूहान शांत रहेगा या वो कुछ करेगा? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।